जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने पुनः आ चुका हूं, जिसमें कि हम लोग फोर्थ सेमेस्टर का आरसीसी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आरसीसी सब्जेक्ट में इसके पहले हमने कुछ लेक्चर्स कर लिए हैं। आज आज जो हमारा लेक्चर्स इसके पहले हमने क्या किया था, जो हमारा फर्स्ट यूनिट आपका था, जिसमें हमने क्या आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में टोटली अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसके बारे में हमने उसके जो न्यूमेरिकल्स थे उनको पार्ट 1 बाय 1 करके मैंने करवा दिया है। लगभग 4 न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, जिसमें कि आगे मैं भैया आप लोगों को भी न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। इसमें क्या है कि अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डबली रेनफोर्स्ड बीम। क्या पढ़ेंगे? डबली रेनफोर्स्ड बीम। और सबसे पहले जो डबली रेनफोर्स्ड बीम है वो क्या होती है, फिर उसमें डायग्राम कैसे बनता है, फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं आपका, और आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, इन सब के बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे। तो चलते हैं कि हम लोग जानते हैं कि हमारी आपकी डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती है। आपकी डबली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती है, जिसे हम डिनोट करेंगे आगे से डी आर बीम। आगे मुझे अगर लिखना होगा कि डबली रेनफोर्स्ड बीम, तो सो दैट मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डी आर बीम, यानी कि डबली रेनफोर्स्ड बीम लिखूंगा। अब इसके पहले जब हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम पढ़ा था, तो उसमें हमने जाना था कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम क्या होती थी। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम ऐसी बीम थी जिसमें जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे थे, यानी कि स्टील जो हम लोग डाल रहे थे वो केवल टेंशन जोन में डाल रहे थे, मतलब बीम के टेंशन जोन में हम लोग डाल रहे थे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसा होगा कि ऐसी बीम जिसमें जिसमें जो हम लोग आपका स्टील प्रोवाइड करेंगे वो आपकी टेंशन जोन में भी होगी और वो आपकी कंप्रेशन जोन में होगी। यानी कि जो ऊपर वाला, जैसे कि ये डिपेंड करता है कि हमारे पास बीम कौन सी है। अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, क्या सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उस स्थिति में हम क्या करते थे, उस स्थिति में जो अपर वाला पार्ट होता था वो आपका कंप्रेशन पार्ट होता था, जो आपका नीचे वाला पार्ट होता था, डाउन वाला पार्ट होता था, वो हमारा आपका टेंशन वाला पार्ट होता था। तो थोड़ा सा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के बारे में समझते हुए तब हम लोग डबली की ओर चलते हैं, क्योंकि हमने सिंगली को पढ़ा था। तो अगर हम लोग सिंगली रेनफोर्स्ड बीम आपका बीम का कोई क्रॉस सेक्शन ले, तो इसके मिडल से आपकी क्या जाती थी, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, और ऊपर वाला पार्ट हमारा आपका कंप्रेशन का था और नीचे वाला पार्ट हमारा टेंशन का। जो हम लोग स्टील प्रोवाइड करते थे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में, वो हम लोग कहां करते थे, एस आर बीम में आपका टेंशन जोन में करते थे। तो इसे हम लोग क्या बोलते थे बाबू, इसे हम लोग बोलते थे एएसटी, यानी कि एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन। किसमें? एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल जोन। और ऊपर से आपका यहां से यहां तक ये मापते थे, तो ये हमारे पास एक्स आता था, और इसे हम लोग क्या स्मॉल बी से दर्शाते हैं। ये क्या होती है, टोटल विड्थ ऑफ बीम, यानी कि हमारे पास जो बीम है, ये हमने बीम का क्रॉस सेक्शन लिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं एससी, यानी कि क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, यानी कि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का हमने क्या लिया है, क्रॉस सेक्शन लिया है। उसमें हम लोग क्या करते थे, जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता था वो हमारा टेंशन का, तो उसमें हमने अगर स्टील डाल दिया, और ऊपर वाले पार्ट हमारे हमने कोई टेंशन आपका कोई स्टील नहीं डाली जाती थी। कोई स्टील क्यों नहीं डाली जाती थी, इसका भी कुछ रीजन था। अब ये तो हमारी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हो गई। डबली रेनफोर्स्ड बीम में क्या होता है, डबली रेनफोर्स्ड बीम में जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं वो तो हम टेंशन जोन में करते ही करते हैं, इसमें टेंशन जोन में करते ही करते हैं, और हम कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। और इसे हम लोग क्या किससे दर्शाते हैं, इसे हम लोग दर्शाते हैं आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन, यानी कि एएससी से। इसे दर्शाते हैं बाबू एएससी, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। तो अगर हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम, तो ये हमारी क्या हो गई, डी आर बीम, यानी कि डबली रेनफोर्स्ड बीम।
अगर हम लोग डबली रेनफोर्स्ड बीम को परिभाषित करना चाहें तो उसको कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि ऐसी बीम जिसमें आपकी टेंशन जॉन और कंप्रेशन जॉन दोनों जॉन में हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबली रेनफोर्स्ड बीम बोलते हैं। हमें डबली रेनफोर्स्ड बीम बनाने की जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि हम जब सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बना रहे थे तो हमारे पास एक तो बैलेंस सेक्शन, यानी कि आपका जो बैलेंस सेक्शन हमारा क्या होता था कि जो आपकी स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल होती थी। उसके बाद अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमारे पास था, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या स्टील हमारी पहले फेल हो जाती थी, जिसमें हम लोग क्या करते थे, डिजाइनिंग करते थे। उसमें हमें डिजाइनिंग करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि स्टील हमारी पहले फेल होती थी, जिसकी वजह से वो हमें क्या करते थे, वो हमें प्रॉपर चेतावनी देती है कि टूटने से पहले। उसके बाद एक ओवर रेनफोर्स बीम बन रही थी। ओवर रेनफोर्स बीम का मतलब हम लोग सोचते हैं कि स्टील की मात्रा ज्यादा कर दें तो हमारी बीम क्या होगी, मजबूत होगी, क्योंकि स्टील हमारी मजबूत होती है। लेकिन जब हम सिंगली रेनफोर्स बीम बाबू बना रहे थे तो हम केवल टेंशन जोन में डाल रहे थे। तो उस स्थिति में जो आपका कंप्रेशन जोन में हमारी कंक्रीट थी वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्टेज पर पहले पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से वो क्या कर देती, वो पहले आपकी फेल हो जाती थी, जिसकी वजह से जो आपका स्ट्रक्चर होता था वो अचानक से सडनली क्या हो जाता था, कोलैप्स हो जाता था, यानी कि ढह जाता था। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा। अब अगर हम क्या करते हैं, बीम की हम साइज बढ़ाते जाते हैं, क्या करते हैं, बीम की साइज बढ़ाते जाते हैं। अगर हमें उसकी मजबूती को बढ़ाना है तो हमें दो चीज करनी होगी, या तो बीम की साइज हम लोग या तो क्या करें, या तो हमें बीम की साइज बढ़ा दें या फिर स्टील की मात्रा ज्यादा कर दें। और जब हम लोग बीम की साइज बढ़ाते हैं तो हमें ज्यादा स्थान, मतलब जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ज्यादा स्थान में बन पाता। अब धीरे धीरे आप लोग देख ही रहे हैं कि जगह की कमी पड़ती जा रही है। तो इसी को देखते हुए क्या किया गया कि हमने डबली रेनफोर्स बीम बनाना शुरू कर दिया। डबली रेनफोर्स बीम, ये हमारे पास एक बैलेंस बीम होती है, यानी कि आपका एक बैलेंस सेक्शन होता है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, आपका टेंशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं और कंप्रेशन जोन में भी स्टील प्रोवाइड करते हैं। अब ये हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे पास डबली रेनफोर्स बीम का कोई हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, इसमें हमने क्या किया, आपका टेंशन जोन में स्टील डाल दिया, कंप्रेशन जोन में स्टील डाल दिया। अब दोनों क्या होंगे, ये एक बैलेंस सेक्शन की तरह है। दोनों क्या करेंगे, जो आपका स्टील और कंक्रीट होगा वो अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पर एक साथ पहुंचेंगे, यानी कि अगर दोनों जब टूटेंगे तो वो एक साथ टूटेंगे। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं वो आपको समझ में आई होंगी कि सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है, डबली रेनफोर्स बीम हमारी क्या होती है, क्यों हम लोग डबली रेनफोर्स बीम बनाने लगे, क्या रीजन था इसके पीछे, ये भी मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं कि जो हमारी डबली रेनफोर्स बीम होती है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटाते हुए एक तरफ बताते हुए अभी चलूंगा, क्योंकि अभी मुझे इसका डायग्राम भी आगे चल के हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है और सारी चीजें निकालनी है, जगह थोड़ी सी कम है। तो हम इसे क्या, यानी कि DR बीम, यानी कि डबली रेनफोर्स बीम हो लोग बोल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम लोग एक क्रॉस सेक्शन लें और इसके बीच से आपकी मान लीजिए कि न्यूट्रल एक्सिस गुजरती है, तो इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, और ये हमारी टोटल विड्थ हो जाती है, और ये हमारी टोटल विड्थ हो गई, ये हमारी टोटल डेप्थ, जिसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। उसके बाद रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं हम लोग टेंशन जोन में, और इसको जो हम लोग दर्शाते हैं एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन जोन AST से दर्शाते हैं। और ऊपर से भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेशन जोन में भी स्टील हम लोग डालते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ASC, एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। किसमें आ गई बाबू,
ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि आपका जो हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है वो हमारी क्या होती है, टॉप मोस्ट फाइबर से लेकर जो हम लोग रेनफोर्समेंट डालते हैं उसके सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ये हमारी इफेक्टिव डेप्थ होती है और ये हमारा इफेक्टिव कवर होता है, जिसे हम लोग D0 से दर्शाते हैं। और यहां पर इससे लेकर के इसके सेंट्रॉइड से लेकर भी यहां पर जो हमारा होगा इसे हम लोग D0 डैश से दर्शाते हैं। ये भी हमारा इफेक्टिव कवर ही होता है। एक चीज और है कि यहाँ पर जो D0 और D0 डैश के जो मान हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, और अगर आपको D0 ही दिया हो तो वहां पर हम लोग D0 डैश का मान भी वही लेते हैं। दोनों आपके बराबर भी हो सकते हैं, दोनों आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। ये आपका डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वैसे तो जो हम लोग आपका इफेक्टिव कवर लेते हैं वो आपका कितना लेते हैं, 14 mm लेते हैं। कितना लेते हैं, 14 mm लेते हैं। किसके लिए, बीम के लिए। और इसके लिए अब हम डायग्राम बना रहे हैं, तो अगर हमें डायग्राम बनाना है तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने के लिए ये इसके सेंट्रॉइड से हमने एक भेज दिया है यहाँ पर, और एक हम क्या करते हैं इसके सेंट्रॉइड से यहां से भेज देते हैं। ये आपके न्यूट्रल एक्सिस जा ही रही है और ये आपका टॉप मोस्ट फाइबर है। तो ये हमारे पास क्या बनता है, अगर हमें स्ट्रेन डायग्राम बनाना हो तो जो हमारे पास स्ट्रेन डायग्राम आता है इसका, ये आपका कुछ ये आता है, इस प्रकार आता है। और जो आपकी यहां पर भी कुछ स्ट्रेन होगा, तो यहां पर जो हमारी स्ट्रेन होती है वो आपकी स्टील में कितनी होती है, EST। कितनी होती है हमारे पास, ES, यानी कि स्ट्रेन इन स्टील। जो हमारी स्टील है उसमें जो हम स्ट्रेन को दर्शाते हैं ES से दर्शा देते हैं। किससे दर्शाते हैं, ES से दर्शा देते हैं, क्योंकि जो हमारा स्मॉल सॉरी जो हमारा स्मॉल होता है, स्मॉल से हम लोग किसको दर्शाते हैं, स्ट्रेन को दर्शाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस होता है सिग्मा इज इक्वल टू ई कैपिटल ए इंटू स्मॉल ई, जिसमें कि आपका स्ट्रेस होता है सिग्मा, क्या होता है हमारा स्ट्रेस होता है, और जो हमारे पास कैपिटल ई हमारा होता है ये आपका क्या होता है, ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और ये आपकी स्ट्रेन होती है, क्या होती है, स्ट्रेन होती है। आई थिंक ये चीजें समझ में आ रही होगी। ये चीजें मैं एक एक करके क्यों बता रहा हूं, मैंने पीछे भी बताया है लेकिन इसमें भी बता रहा हूं ताकि अगर कोई यहां से आपकी वीडियो देखना शुरू करे तो भी उसको अच्छे तरीके से समझ में आए कि मैं क्या समझा रहा हूं। अब देखिए, और जो हमारा कंप्रेशन जोन में, यानी कि जो हमारा यहां पर हमारे पास होता है वो आपका होता है EC। ये हमारी क्या है, हमारी स्टील जो हमारी आपकी यहाँ पर कंक्रीट पड़ी हुई है, ये ऊपर वाले क्षेत्र में पूरा कंक्रीट होती है। कंक्रीट में जो हमारी क्या होती है, जो हमारी कंक्रीट में हमारी यहाँ पर जो स्ट्रेन होती है वो आपकी मैक्सिमम जो होती है वो आपकी EC होती है। क्या होती है, EC होती है, इसीलिए आपकी टॉप मोस्ट फाइबर में मैक्सिमम दिखाई गई है और यहाँ पर आपकी मैक्सिमम यहाँ पर स्ट्रेन इसमें होती है। और स्टील में जो हमारी आपकी स्ट्रेन होती है वो आपकी टॉप मोस्ट, मतलब जो आपकी नीचे बॉटम होता है जहां पर इसका सेंट्राइड होता है उसी पर ये आपकी होती है। और आगे अगर हम लोग स्ट्रेट डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेट डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार बनता है, और यहां से आपका आ जाता है, इधर आपका स्टील में जो आपका हम लोग देखते हैं जो हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है वो इस साइड की तरफ जनरेट होता है, और इसे हम लोग किसे दर्शाते हैं, सिग्मा ST, यानी कि स्ट्रेस इन स्टील एंड इन टेंसाइल जोन। किसमें, जो आपका टेंसाइल जोन में जो हमारी स्टील पड़ी हुई है इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, सिग्मा ST से दर्शाते हैं। और जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस जो हमारा जनरेट होता है वो आपका यहाँ पर होता है, किसमें, जो आपका स्टील का सेंट्राइड होता है इन टेंशन जोन में यहाँ पर। और यहां पर एक चीज और आप लोग देखेंगे कि यहां पर भी हमारे पास ये जो हमने स्टील डाली है
स्टील पर भी कुछ हमारे पास क्या स्ट्रेस पड़ेगा। तो यहां पर जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको हम लोग सिग्मा सिग्मा सीबी यानी कि स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन, इसे हम लोग सिग्मा सीबी डैश से दर्शा देते हैं। किससे? सिग्मा सीबी डैश से दर्शा देते हैं। और जो हमारा स्टील में पड़ता है यानी कि हमारे पास स्टील जो थी, स्टील में हमारे स्टील के चारों ओर कुछ आपकी कंक्रीट रही होंगी, उसमें जो आपका जनरेट हो रहा था वो आपका सिग्मा सीबी डैश जनरेट होता है। और जो आपका सबसे ज्यादा यानी कंक्रीट में जो हमारा जनरेट होता है वो आपका होता है सिग्मा सीबी यानी कि स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन इन आपकी कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट में सिग्मा सीबीसी डैश से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हमने सिग्मा सीबी से हमने दर्शाया। और हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग क्या लेते हैं बाबू, एक्स ए ले लेते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या? एक्स ए ये हमारे पास है। एक चीज और हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारी आपकी यहां से यहां तक की जो हमारी डिस्टेंस है ये आपकी हमने क्या ली है, डी जीरो डैश है। क्या है? डी जीरो डैश है। तो इस स्थिति में यहां पर दो फोर्स कार्य करते हैं। एक आपके ये जो कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर दो कार्य करते हैं। कैसे? एक तो हमारी जो स्टील होती है, स्टील सहन करती है कंप्रेसिव फोर्स, जो आपका क्या होता है, जो आपका स्टील के यहां पर आएगा, इसे हम लोग C1 बोल देंगे, इसे हम लोग C2 बोल देते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो हमारी कंक्रीट होती है, कंक्रीट हमारी क्या करती है, x/3 यानी कि इसके सेंट्रॉइड पर जो इस पर यहां पर एक आपका फोर्स C1 कार्य करेगा। क्या? कौन सा कार्य करेगा? C1 कार्य करेगा। जो आपका कंप्रेसिव फोर्स C1 किसकी वजह से है, जो हमारी इसमें कंक्रीट डाली गई है, कंक्रीट पर आपका लग रहा है। लेकिन जो आपका कंप्रेसिव फोर्स जो हमारा C2 है यानी कि सिग्मा सीबीसी जो हमारा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो आपका कहां पर जनरेट हो रहा है, ये हमारा आपका जो स्टील पड़ी हुई है, स्टील के आपका सेंट्रॉइड पर जनरेट हो रहा है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं वो आप लोगों को समझ में आई हो। एक बार मैं फिर दोहराता हूं आप लोगों को, जो हमारी सिग्मा एसटी है यानी कि जो हमारा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो हमारा है सिग्मा एसटी, ये हमारा किसका स्टील है इन टेंशन जोन में। यहाँ पर जो हमारी स्टील आपकी टेंशन जोन में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस जो उसका है वो आपका सिग्मा एसटी है। और यहीं पर जो आप कंप्रेशन जोन में जाएंगे तो आप देखेंगे दो चीजें वहां पर, वो आपकी कंक्रीट भी ले रही है, वहां आपका जो स्टील पड़ी हुई है, दोनों पर आपका कंप्रेसिव फोर्स पड़ रहा है। तो जो हमारे पास आपकी स्टील है, क्या है, स्टील है, स्टील हमारी कहां पर है, ये आपकी टॉप मास्ट फाइबर से ऊपर से लेकर डी जीरो डैश की दूरी पर यानी कि इफेक्टिव डेप्थ पर है। तो इसका जो सेंट्राइड होगा वो यहीं पर होगा, उसके ऊपर ही होगा। तो यहां पर आपका एक फोर्स लग रहा है C2 और हम लोग जान रहे हैं कि इसके अंदर पूरी कंक्रीट पड़ी हुई है। ये जो हमारा आपका सेक्शन है ऊपर, इसमें कंक्रीट भी पड़ रही है क्योंकि कंप्रेशन फोर्स हमारा कंक्रीट लेती है। WSM मेथड हमसे यही कहता है कि जो हमारे पास सारे जो टेंशन फोर्स होते हैं वो आपके स्टील द्वारा लिए जाते हैं। कंप्रेशन फोर्स हमारे किसके द्वारा लिए, स्टील द्वारा भी लिए जा सकते हैं और आपके कंक्रीट द्वारा भी लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्टील भी पड़ी हुई है, तो स्टील की वजह से यहाँ पर आपका एक C1 और एक आपका C2, दो आपकी कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब हम जानते हैं एक चीज कि अगर हमें यहां पर, इसके पहले तो हम लोग जानते हैं कि हमारा लीवर आर्म क्या होता है। इसमें आपके दो लीवर आर्म होंगे। लीवर आर्म का मतलब होता है कि जो आपका कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो, जिस बिंदु पर लग रहा हो, वहां से लेकर जो आपका टेंशन फोर्स लग रहा हो, जिस बिंदु पर लग रहा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनको हम लोग लीवर आर्म बोलते हैं। तो यहां पर आपके दो फोर्स कार्य करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि एक तो आपका यहां से ये वाला सेंट्रॉइड यानी कि जो आपका XA/3 पर होता है, जो आपका ट्रायंगल के XA/3 पर होता है, ये इसका सेंट्रॉइड तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाता है XA/3 पर होता है। तो ये हमारे पास XA/3 हो गया। अब ये वाला सेंट्रॉइड, तो अगर हम लोग आपका नीचे जो आपकी स्टील पड़ी हुई, स्टील के सेंट्रॉइड से लेकर जो आपका फर्स्ट आपका ये लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स, इनके बीच की डिस्टेंस निकालें तो ये आपकी कितनी निकलेगी, ऊपर से XA और टोटल जो हमारी डिस्टेंस है आपकी क्या, यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ हमारी क्या है, D0 है। D0 से XA घटाएं तो हमारे पास Z1 तो प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं,
डी जीरो आपका डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, क्या कर दें डी माइनस एक्स ए बाई थ्री, ये आपका क्या आ गया Z1 आ गया। अगर हम लोग यहीं पर Z2 निकालना चाहें, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स जो हमारा ऊपर से लग रहा था ये आपका स्टील में लग रहा है, स्टील वाले पार्ट में, तो यहां से यहां तक C2 का अगर हम लोग Z2 निकाले तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम लोग देखना चाहें तो ये आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये आपका D0 है। अगर हम लोग इफेक्टिव डेप्थ में से D0 को घटा देते हैं, क्या यहां से लेकर ये आपकी पूरी डिस्टेंस क्या है, स्मॉल टी है, स्मॉल टी से अगर हम लोग D0 डैश को घटाएंगे तो यहां पर क्या डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, ये यहां तक की ये हमारे पास आपकी आ जाएगी D माइनस D0 डैश, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। आई थिंक Z1 Z2 हमारे पास जो लीवर आर्म है वो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। सबसे पहले क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो जो हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बाबू निकालते थे, वो जो फार्मूला हमने आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के लिए लिया था, वही फार्मूला हमारा यहां पर भी रहेगा। वो आपका फार्मूला क्या होता था, वो हमारा फार्मूला होता था एक्स सी इज इक्वल टू एम सिग्मा सी बी इंटू डी अपान में एम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी, जहां पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास एक्सी होता है ये हमारे पास क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है, यम आपका है मॉड्यूलर रेशियो है, सिग्मा सी बी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग, और डी आपका क्या है, ये आपकी इफेक्टिव डेप्थ होती है। और जो आपका एम भी आपको हमने बता दिया सिग्मा एस टी क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, और किसका, ये आपका स्टील में है, जो आपकी स्टील है टेंसाइल जॉइंट में पड़ी हुई है उसका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, ये तो आपको क्लियर होगी। अब हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकाल रहे थे। तो हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए क्या कर रहे थे बाबू, सेकेंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारे पास सेक्शन था उस सेक्शन का जो आपकी यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस गई है, इसके इस साइड ऊपर की तरफ का, यानी कि जो आपका कंप्रेसिव जान था उसका हम लोग क्या ले लेते थे, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ले लेते थे। जो हमारे पास टेंशन जान है उसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया ले लेते थे, और दोनों को आपस में क्या कर देते थे बाबू, इक्वल कर देते थे। क्या करते थे, इक्वल करते थे। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ एरिया लेना चाहें, अपर वाले जोन का लेना चाहें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया हमारा क्या होता है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हमारा जो होता है वो आपका होता है आपका मोमेंट ऑफ एरिया ए इंटू डी होता था। क्या होता था, ए इंटू डी। अगर हम लोग इसी को ए इंटू डी स्क्वायर कर दें तो ये आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया हो जाता था, या फिर इसे हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया बोलते थे। तो ए इंटू डी, जिसमें ए हमारा क्या होता था, जिस जो भी आपकी आकृति का हमारा जो भी आपका उसकी क्या आकार होता था उसका एरिया ले लेते थे, और उसके सेंट्रॉइड से लेकर जिस एक्सिस के प्रति हम लोग मोमेंट ऑफ एरिया निकाल रहे हैं उनके बीच की आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते थे, तो ये आपका मोमेंट ऑफ एरिया हो जाता, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया हो जाता था। अब अगर हम लोग बाबू चाहिए तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया का हम लोग जो आपका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया लें, तो हम लोग क्या करते हैं किसके प्रति, ये आपकी जो आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस गई है इसके प्रति अगर लेना चाहे तो हम क्या करेंगे, इसका पूरे का एरिया लेंगे। अगर यहां से यहां तक इसकी हमें एरिया लेनी है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एरिया आपकी, ये आपका रेक्टेंगल है तो इसकी अगर एरिया लेनी है तो हमारे पास बी इंटू एक्स ए आ सकता है, यानी कि बी इसकी टोटल विड्थ है, और ये आपकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने क्या माना, एक्स ए माना है, तो ये आपकी ये हो जाएगी। उसके बाद इसका सेंट्राइड क्या होता है, इसका सेंट्राइड यहां से एक्स ए बाई टू पर होगा, यानी कि यहां से यहां कहीं इसके सेंट्राइड से इसकी डिस्टेंस का क्या हो जाएगी, एक्स ए बाई टू हो जाएगी। तो यहां पर ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स ए बाई टू। और दूसरी चीज हम लोग और देख रहे हैं कि हमारे पास क्या पड़ रहा है आपका, हमारे पास आपकी यहां पर स्टील पड़ रही है,
ये आपकी जो आपकी टेंशन जोन में हमारे पास क्या है, आपकी स्टील है। तो अगर हमें स्टील का, अब हमें स्टील वाले इस वाले पार्ट का भी तो हमें मोमेंट ऑफ एरिया लेना होगा। तो मोमेंट ऑफ एरिया लेने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका भी मोमेंट ऑफ एरिया हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसका जो मोमेंट ऑफ एरिया होगा, एरिया का यहाँ पर स्टील हमने किससे दर्शाया है, जो आपकी एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन में हमारी क्या है, एएससी ले लेंगे। और एएससी आपकी हो जाएगी, यहाँ पर एएससी हम लोग नहीं लेते हैं, इसकी आपकी क्या होती है, इक्विवेलेंट एरिया होती है, जो आपकी क्या होती है 1.5 m-1 इंटू एएससी होती है। क्या होती है 1.5 m-1 इंटू एएससी होती है। और ये आपका क्या हो जाएगा, इसके सेंट्राइड से लेकर यहां तक की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, एक्स ए। ये आपकी यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, एक्स ए है। तो एक्स ए में से अगर हम लोग डी जीरो डैश को घटा दे, तब तो हम यहां से यहां तक, इसके सेंट्राइड से यहां तक की दूरी पा जाएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी एक्स ए माइनस, ये आपकी हो जाएगी डी जीरो डैश। अब अगर हमें मोमेंट ऑफ एरिया आपके टेंशन जोन का निकालना हो, तो टेंशन जोन का क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील हमारे पास क्या होती थी, यम एएसटी, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर इक्विवेलेंट एरिया होती है, हमारे पास यम होती क्या, यम एएसटी होती है। तो एम एएसटी इंटू लीवर आर आपका इंटू हो जाएगा आपका, इसके यहां से यहां तक की सेंट्राइड की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, जब यहां से यहां तक की हमारी इफेक्टिव डेप्थ हमारी क्या है, स्मॉल डी है। और अगर हमें यहां से यहां तक निकालना है, और ये हमें पता है एक्स ए है, तो अगर हम लोग क्या करें कि आपका डी माइनस डी जीरो कर दें, तब तो हमें ये चीज पता हो जाएगी। तो उस स्थिति में अब हमें क्या हमें प्राप्त हो गया, जो हमें बी एक्स ए का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1.5 m-1 इंटू एएससी इंटू एक्स ए माइनस डी जीरो इज इक्वल टू आपका एम एस टी इंटू डी माइनस डी जीरो, ये आपकी आ जाएगी। यहां पर ये आपकी एक्स ए रहेगी, क्या रहेगा हमारे पास, एक्स ए रहेगा, एक्स ए रहेगा। मैंने एक्स से समझाया है, लेकिन मैं यहाँ पर डी जीरो, एक्स ए कैसे रहेगा, क्योंकि अगर हमने यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस से अगर एक्स ए घटाएंगे, तो हमें यहां से यहां तक डिस्टेंस पता चल जाएगी, जो आपकी कहां से कहां, जो आपकी कौन सी होगी, ये आपकी जो आपकी स्टील पड़ी थी टेंशन जोन में, इसके सेंट्रॉइड से लेकर के ऊपर जो आपकी क्या यहाँ पर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस दी हुई है, वहां तक की जो उसके बीच की हमारी डिस्टेंस है। आई थिंक ये जो चीजें हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि हमारे पास जो आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने का फार्मूला W-N4 बीम में हमारे पास क्या होता है। आई थिंक ये जो चीज है आपको कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ में आई हो। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। क्या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपका जो सिंगली रेनफोर्स बीम आपको पढ़ा रहा था, वहां मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हुआ बताया, लेकिन यहाँ पर भी बताऊंगा। जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ये जो हमारे आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर पर जो लोड लगते हैं, उन लोड के कारण जो उनपे मोमेंट आते हैं, उन मोमेंटों को रोकने के लिए, क्या उन मोमेंट का क्या करने की, रेजिस्ट करने के लिए आपका स्ट्रक्चर के अंदर से भी एक आपका मोमेंट आपका डेवलप होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब कभी हम लोग स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करने जाते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाते हैं कि जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, वो हमारा आपका जो उसके आपके स्ट्रक्चर पर लोड आ सकते हैं, उनपे जो आपका जितने आपके लोड आ सकते हैं, वो आप उनसे अधिक आपका क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई आपका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर पर आपका मान लीजिए कि जैसे कि आपका विंड लोड हो गया, जितने भी लोड लगते हैं उस पर उनका टोटल जो मोमेंट हमारे पास आ रहा है 100 न्यूटन आ रहा है, 100 न्यूटन मीटर आ रहा है, 100 न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है। क्या किया आ रहा है 100 न्यूटन इंटू मीटर आ रहा है। और हमने जो स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग की, यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हमने लिया, जिस पर हम लोग डिजाइनिंग किया, वो हमारे पास आपकी आ गई 90 आ गई, 90 न्यूटन इंटू मीटर आ गई। तो जाहिर सी बात हमें ये पता चल गया कि हम लोग जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो आपका कोलैप्स हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। एक साधारण सा आप लीजिए कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई आपकी वो एक ऐसी वस्तु है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोड हम लोग 10 किलो का लगा सकते हैं, यानी कि वो 10 किलो के लिए ही डिजाइन की गई है कि वो 10 किलो ही आपकी सहन कर सकती है, 10 किलो से ज्यादा वो सहन नहीं कर सकती। अगर हम लोग उस पर क्या करें, 12 किलो लोड डाल दे तो सिस्टम में क्या हो जाएगी, वो आपकी टूट जाएगी, यानी कि खराब हो जाएगी। तो यही तो यहाँ पर किया गया है कि जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होना चाहिए उस पर जो एक्चुअल में लोड आएगा उसके कारण जो उसमें मोमेंट आएगा उससे अधिक होना चाहिए। कभी भी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग करते वक्त इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये आप कभी भी देखेंगे भी जब आप डिजाइनिंग करने जाएंगे तब, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास जो हमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस का जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनता है और इसी की सहायता से हम लोग आपका फाइंड करते हैं। आगे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो हम निकालते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जिसे हम लोग आपका एम आर से डिनोट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग जानते हैं कि आपका होता है फोर्स इनटू एम आर इज इक्वल टू एफ इनटू लीवर आर्म यानी कि जेड। तो यहां पर आपके कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स क्या है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स आपके हैं। अब यहां पर जो हमारा लीवर आर्म होगा, एक बार हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस C इंटू जेड, जहां पर Z1 कर देंगे आपका, यहां पर Z अभी करते हैं, अभी हम बताएंगे कि यहां पर Z1 Z2 C1 C2 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि यहां पर दो आपके कंप्रेसिव फोर्स लगे। तो ये आपका C जो है वो आपका कंप्रेसिव फोर्स है, और जो आपका Z है वो हमारा लीवर आर्म है। लीवर आर्म मैंने यहां पर बताया है कि क्या आपका होता है। अब बात आई कि जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स हम यहां पर निकालेंगे कैसे, तो हम लोग एक चीज बाबू जानते हैं कि F इज आपका सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन टी, यानी कि जो हमारा आपका कंप्रेसिव फोर्स होता है, क्या होता है, जो हमारा आपका कंप्रेसिव जो हमारा फोर्स होता है, आपका स्ट्रेस होता है वो आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर हम लोग फोर्स ज्ञात करना चाहें यहां से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा इंटू ए, यानी कि स्ट्रेस में अगर हम लोग एरिया का मल्टीप्लाई कर दें तो स्थिति में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पर क्या चीज प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर हमें आपका जो आपका फोर्स है वो आपका प्राप्त हो जाएगा, और जेड का मान तो हमने लिया ही। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग जान रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर आपके दो फोर्स लग रहे हैं, कौन से जोन में, कंप्रेशन जोन में, जो कि आपका टेंशन जोन में जब हम लोग क्या करते हैं, जो आपका डबली रेनफोर्स बीम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स आपका जो आपका कंप्रेशन जोन है, यहाँ पर दो कंप्रेसिव फोर्स लग रहे हैं C1 C2। जब हम लोग क्या सिंगली रेनफोर्स बीम कर रहे थे तो आपका वहां पर केवल C कार्य कर रहा था, यानी कि एक ही आपका कंप्रेसिव फोर्स, वो भी आपका कंक्रीट में लग रहा था। तो यहां पर अगर हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा तो ये हम लोग C1 इंटू Z1 प्लस C2 इंटू Z2 कर देंगे। अब अगर हम लोग C1 निकालना चाहें कि हमारा C1 क्या होगा यहाँ पर, तो C1 का मतलब है कि ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स जो लग रहा है, यानी कि XA/3 पर जो हमारा कंक्रीट में जो हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या। तो अगर हमारे पास जो आपका कंक्रीट में जो आपका फोर्स यहाँ पर लगेगा वो आपका सिग्मा सी भी लगेगा, और हम लोग स्ट्रेस डायग्राम से क्या करें, ये हमारे पास स्ट्रेस डायग्राम है, अगर हम लोग इस ट्रेंगल का क्या ले लें, हम लोग आपका ट्रेंगल की एरिया ले लें, ट्रेंगल की हमारी एरिया क्या हो जाएगी, 1/2 क्या हो जाएगी, 1/2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से यहां तक आपकी ये पूरी आपकी जो इसका आधार है, ये आपका आधार क्या होता है, ये हमारे पास बी होता है, टोटल विड्थ होती है, बी इंटू आपका एक्स ए आ जाएगा, ये यहां से यहां तक इसकी आपकी डिस्टेंस, एरिया हमने लिख लिया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम सिग्मा सीबी से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करें,
सिग्मा सीबी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आपका कंप्रेसिव फोर्स आ गया। अब अगर हम Z1 यहाँ पर निकालना चाहें हमारे पास लीवर आर्म आपका Z1 क्या है, तो ये आपका कंप्रेस यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस आपकी है ये हमारे पास क्या है d माइनस XA/3 हमने क्लियर किया था, ये आपका Z1 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा d माइनस XA/3, ये आपका हो गया क्या हो गया C1 यानी कि आपका कंप्रेसिव फोर्स C1 इंटू Z1 हो गया, प्लस में लगाएंगे। अब C2 हमारा क्या हो जाएगा, C2 ये आपकी हमारे पास C2 कहां पर आपका कार्य करेगा, ये हमारा काम कर रहा है जो हमारे पास स्टील दी गई है वहां पर आपका कार्य कर रहा है। जो हमारी स्टील आपकी कंप्रेसिव जोन में यहां पर लगी हुई है और इधर की तरफ लगी हुई है, यहां पर काम कर रहा है। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसका भी हम लोग एरिया ले लेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट एरिया क्या होता था हमारे पास इसका जो इक्विवेलेंट एरिया होता था 1.5 m-1 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा ASC यानी कि एरिया ऑफ स्टील, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स हमारा क्या होता था सिग्मा सीबी डैश होता था, क्या है यहाँ पर हमारा सिग्मा सीबी डैश है। लीवर आर्म हमारे पास क्या हो जाएगा बाबू, लीवर आर्म हमारे पास यहाँ पर होगा आपका d माइनस, यहाँ पर हमने दर्शाया है d माइनस d0। ये आपका d माइनस d0 क्या हो रहा है और d माइनस XA/3 क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी जो आपका कंप्रेसिव फोर्स C2 लग रहा है वो आपकी स्टील जो स्टील का सेंट्रॉइड है यहाँ पर लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमारी है अगर हम लोग आपका स्मॉल d से d0 घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक हमें डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ये वाला। तो ये हमारा लीवर आर्म हो गया d माइनस d0। अब जो हमें सिग्मा सीबी होता है ये हमें पता नहीं होता, तो अगर हम लोग सिग्मा सीबी को निकालना चाहे तो हम लोग बाबू एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर जो आपके ट्रायंगल्स मिल रहे हैं वो आपके सिमिलर ट्रायंगल मिल रहे हैं। यहाँ पर ये आपका सिग्मा सीबी डैश हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिग्मा सीबी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपकी एक्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं जिनमें हमें क्या होता है दो कोण आपके क्या इक्वल मिल जाए, तो सिस्टम वो आपके ट्रायंगल जो आपके कहलाते हैं वो आपके सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। तो अगर हम लोग आपका त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला पूरा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, हम लोग दोनों त्रिभुज में देखें तो ये आपका कोण जो आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री कोण है, और ये जो कोण ये वाला कोण है ये आपका दोनों में क्या पड़ रहा है, दोनों में सेम पड़ रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों आपके सिमिलर ट्रायंगल। अब सिमिलर ट्रायंगल में अगर हम लोग क्या करें कि इसका जो बेस है सिग्मा सीबी इसको ले ले, और इसका जो बेस है अपॉन में इसको हम लोग कर दे सिग्मा सीबी डैश कर दे इज इक्वल टू, और इसका जो आपका यहां पर यहां से यहां तक की जो हमारी सिग्मा सीबीसी की जो डिस्टेंस आपकी आएगी यहां से यहां तक की, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हमारी एक्स ए हो जाएगी। और अगर हम लोग यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लें तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक जो हमारी लंब है इसका अगर हम लोग डिस्टेंस ले लें तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी एक्स ए माइनस आपकी d0। आई थिंक ये जो चीज है आप लोगों को समझ में आई। अब हम यहां से क्या करेंगे, आपका सिग्मा सीबीसी डैश का मान निकालेंगे। तो सिग्मा सीबीसी का मान, सिग्मा सीबी डैश का अगर हमें मान निकालना हो तो इसको हम लोग उधर लेकर चले जाते हैं, और जब इसको लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा सीबी इंटू एक्स ए माइनस d0, और ये आपका क्या हो जाएगा, और ये हमारे पास, और नीचे आपका क्या आ जाएगा एक्स ए आ जाएगा। आई थिंक जो ये चीज है आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि मैंने कैसे ये आपको यहाँ पर फाइंड किया है और कैसे मैंने निकाला। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने सिग्मा सीबीसी डैश लिखा है उसके जगह पर हम लोग यही लिख देंगे। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा 1/2 बी एक्स ए सिग्मा सीबी कोष्टक में d माइनस एक्स ए/3 प्लस 1.5 m-1 आपका ASC, ये आपका हो जाएगा इसकी जगह पर, यानी कि सिग्मा सीबीसी के डैश पर हमें क्या लिखना है, सिग्मा सीबी एक्स माइनस एक्स ए माइनस डी, ये आपका
अपान में हो गया एक्स ए। ये हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिला कहां से, आपका कंप्रेशन जोन से मिला। अब हम लोग जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हम लोग इसी फार्मूले से हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। कभी कभी जब हम लोग डिजाइनिंग